नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करने वाले हैं 19 अक्टूबर के विभिन्न समाचार पत्रों में, जो कि आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्तों। पहला है राष्ट्रीय मामले यानी नेशनल अफेयर में पहला टॉपिक है माई टाउन माई प्राइड। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में आ जाएगा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अभी हाल ही में यह कार्यक्रम या ये कैंपेन चलाया है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बने हैं? मनोज सिन्हा। और दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि पता है कि जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है 5 अगस्त 2019 में। ध्यान रखेंगे तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग यानी जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के तहत जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया। एक लद्दाख है और दूसरा है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल अभी हाल ही में नियुक्त हुए थे, चर्चा कर चुका हूं इनके बारे में, मनोज सिन्हा, ये रेल राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो मनोज सिन्हा ने घोषणा की है बैक टू विलेज कार्यक्रम, यानी सरकार का जो कार्यक्रम है बैक टू विलेज मतलब गांव की ओर वापस, कार्यक्रम की तर्ज पर ही शहरी क्षेत्रों में 19 अक्टूबर से माई टाउन माई प्राइड नामक एक कार्यक्रम चलाया है, कैंपेन चलाया है। और इसका उद्देश्य ही है कि पब्लिक आउटरीच इन टाउन्स यानी कस्बों में सार्वजनिक पहुंच को बनाना है। और इसी वजह से क्या होगा कि लोगों के अंदर एक विश्वास जगाना है। अभी वहां पर बहुत सारे लोगों में एक कंफ्यूजन की स्थिति है, यानी सरकार और वहां के लोगों में आपसी सामंजस्य बनाने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, जिससे कि लोगों में जो मिथ है, लोगों में जो यह कंफ्यूजन है, उसको दूर किया जा सके और जिससे कि कश्मीर का विकास किया जा सके। दोस्तों, कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड की तुलना की जाती है। और यहाँ पर्यटन के साधन कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं अगर यहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित कर दी जाए। तो सर्विस डिलीवरी एट डोर स्टेप यानी आपके घर पर सेवा का वितरण किया जाएगा। इसका जो मेन मोटो है, एक तरह से कह सकते हैं इसका जो उद्देश्य है, इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इसके जैसे माई टाउन माई प्राइड, इसकी जो विशेषताएं देखिए यहाँ पर पॉइंट वाइज हमने दे दिया है। यहाँ पर देखिए चित्र भी दिख रहा है, इनका भी नाम याद रखिएगा, मनोज सिन्हा जो कि उपराज्यपाल हैं। तो माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम anticipate the time bound delivery of documents like domicile, SCST, RBA, ALC, OBC certificates, revenue service यानी इन सब चीजों का वितरण का अनुमान लगाएगा यह कार्यक्रम, कह सकते हैं। यह कार्यक्रम पेंशन, छात्रवृत्ति, तो ये बहुत ही कह सकते हैं महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है और वहाँ के लोगों को लाभ मिल सके, उनको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी गतिविधियों में शामिल किया जा सके। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखें। सीधे प्रश्न आ जाएगा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यह कैंपेन चलाया जा रहा है या किस राज्यपाल ने इसका शुरुआत की, ये भी आ सकता है प्रश्न, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि लगातार भारत अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत करते जा रहा है, क्योंकि पड़ोसी देशों को वह एकदम गफलत में नहीं रह रहा है। यानी कह सकते हैं कि इधर चीन मुंह बाए खड़ा है, तो इधर पाकिस्तान है, और भी पड़ोसी देशों से भी अपने आप को ध्यान रखना है कि आदर्शवाद से देश नहीं चलता। तो ऐसे में रक्षा पंक्ति को भारत लगातार उत्तरोत्तर मजबूत कर रहा है। तो ऐसे में एक और कह सकते हैं कि जो माला है उसमें माला में एक कड़ी और जुड़ गई, यानी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नौसैनिक वर्जन का परीक्षण जो है सफल रहा। दोस्तों, अरब सागर में नौसेना ने एक स्वदेशी युद्धपोत से फायर किए जाने के बाद मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रही। और यह किससे फायर की गई, ये भी प्रश्न पूछ लेगा आपसे। तो इस स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई, ये पॉइंट याद रखना, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं दोस्तों, तो यह महत्वपूर्ण है। अब यहां पर बात आती है कि ब्रह्मोस मिसाइल किसकी सहायता से, तो यहां पर देखिए ब्रह्मोस BRAHMOS
यानी मोस और ब्रह्म यानी ब्रह्मपुत्र। भारत में नदी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, यहाँ से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और यह अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम हैं, नदियां जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए मैंने करंट अफेयर से ज्योग्राफी से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं तिब्बत में, चीन में जारलुंग कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या दिबांग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इधर आप देख सकते हैं जब लोहित नदी आकर के इसमें मिलती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और यही फिर गोलपाड़ा की पहाड़ी से मुड़ जाती है। बांग्लादेश में इसे जमुना, यमुना नहीं ध्यान रखिएगा, जमुना के नाम, तो जमुना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा गया है। अब बात आ रही है मोस, तो यानी रूस की सहायता से बना है और रूस की राजधानी क्या है दोस्तों, मॉस्को है। और मॉस्को किस नदी के किनारे बसा है, मस्कवा नदी के किनारे बसा है। तो इसी तरह से ब्रह्मोस मिसाइल, तो यह भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर है, कह सकते हैं ज्वाइंट वेंचर प्रोड्यूसेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दैट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड। तो याद हो जाएगा दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप लोग जानते हैं। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और यह कह सकते हैं इसको कि इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से जोड़ा जा सकता है। रूस की एनपीओ मशीनो स्ट्रायोनिया, ध्यान रखेंगे जैसे ये कंपनी का, जैसे अपने यहाँ कौन बना रहा है, इसको असेंबल कर रहा है डीआरडीओ, कल इसके बारे में बता चुका हूं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और रूस की कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, तो एनपीओ, ध्यान रखेंगे एनपीओ, इसमें मशीनो स्ट्रायोनिया, याद रखेंगे मशीनो स्ट्रायोनिया। इन दोनों के सहयोग से इस मिसाइल को निर्मित किया गया है। यह रूस की P-800 ओकिन्स क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर यह बेस्ड है, याद हो जाएगा। तो यह इसमें 4-5 फैक्ट निकल करके आए कि यह कौन से आईएनएस चेन्नई से फायर किया गया और यह किससे संबंधित है, रूस से, रूस की कंपनी का नाम एनपीओ, याद हो जाएगा, मशीनो स्ट्रायोनिया, याद हो जाएगा, और भारत की तरफ से डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। तो यह बहुत ही, अब इसकी जो मारक क्षमता पहले 290 किलोमीटर हुआ करती थी दोस्तों, अब यह बढ़ करके 400 किलोमीटर यानी 450 तक कवर कर सकती है। हालांकि 400 किलोमीटर दूरी तक कहा जा रहा है। और पिछले कुछ सप्ताह हमने कई मिसाइलों का परीक्षण किया जिनमें सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। तो रुद्रम का भी परीक्षण सफल हुआ। तो भारत ने परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य का भी परीक्षण किया। यानी पिछले इन वीक्स में कह सकते हैं कि बहुत सारे परीक्षण हुए और सफल रहे। अभी कल के ही न्यूज में हमने देखी पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में बताया था कि रात और दिन दोनों में यह कर सकती है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है और रुद्रम एक सफल परीक्षण को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर, तो रुद्रम भी याद रखिएगा सीधे दे देगा कि यह कौन सा मिसाइल है कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया जिसका परीक्षण सफल रहा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाते हैं। और भारत का प्रथम स्वदेश विकसित एंटी रेडिएशन हथियार है ये, कौन, रुद्रम फर्स्ट, याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। छत्तीसगढ़ हैज लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आफ्टर असम। तो छत्तीसगढ़ दोस्तों हमारा राज्य है। वर्ष 2000 में, ध्यान रखेंगे कब, वर्ष 2000 में 1/9/15, याद रखिएगा 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से निकला राज्य है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में यानी यहां पर दिया गया है ना, सबसे लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है किसके बाद, असम के बाद। यानी देश में सबसे कम 1.2% कहां है, असम में है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। और इसकी जानकारी कौन देता है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो CMIE यही जो है इसका बनाता है, डेटा कलेक्ट करता है और फिर जारी करता है। तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर इस वर्ष सितंबर में घटकर 2% रह गई है दोस्तों। और असम में कितनी है, 1.2, ये फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। और नेशनल लेवल पर कितनी है, 6.8, यही 4-5 बिंदुओं को ध्यान रखना है। और इसमें भी 6.8 में नगरों में कितनी है, 7.9 और ग्रामीण क्षेत्र में 6.3%।
1%। ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये जो है ये CMIE है क्या? तो यह एक तरह से कह सकते हैं लीडिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी है, यानी एक प्रमुख व्यावसायिक सूचना कंपनी है और एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में काम करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखना, 1976। और इसमें जो बड़े पैमाने पर, जैसे मैंने क्या कहा था, लार्ज स्केल पर प्राइमरी डेटा कलेक्शन, इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट थ्रू, मतलब पूरा फूड चेन से लेकर सभी प्रकार के आंकड़ों को कलेक्ट करता है। ये कौन? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी CMIE। यहां पर आप देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? मुंबई में है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन SA दवे साहब हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर महेश व्यास हैं, कल्पना संपत डायरेक्टर हैं। तो ये इसमें महत्वपूर्ण यही है कि चेयरमैन याद रखिएगा, हालांकि मैंने सब दे दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, अंतरराष्ट्रीय मामलों में। अंतरराष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि चीन लगातार देख रहा है कि भारत लगातार सक्रिय है। आज से शुरू हो रहा है भारत और श्रीलंका के बीच नौसैन्य अभ्यास, वो भी कहां? ट्रैंकोमाली में। अब देखिए ट्रैंकोमाली, यहां पर आप देख सकते हैं श्रीलंका, ट्रैंकोमाली, हम्बनटोटा पर, श्रीलंका के हम्बनटोटा पर चीन ने अपना बेस बना लिया है। तो इस तरह से वह श्रीलंका पर दबाव बना रहा है, यानी भारत को चारों ओर से चीन घेरने का प्रयास करता है, लेकिन भारत भी शांत नहीं बैठा है और वह श्रीलंका के साथ सैन्य अभ्यास कहां? ट्रैंकोमाली में कर रहा है। तो यह वार्षिक सैन्य अभ्यास है दोस्तों। यह भी पूछ लेगा कि कौन सा संस्करण है, विच एडिशन? तो 8वां संस्करण है, ध्यान रखेंगे। तो यह भारतीय नौसेना के पनडुब्बी, इसमें जैसे ये भी पूछ लेगा कि कौन कौन से भाग ले रहे हैं जलपोत, तो इसमें INS कामोर्तो, INS किल्टन संख्या में, और हल्के हेलीकॉप्टर, चेतक हेलीकॉप्टर, डोरनियन समुद्री गश्त विमान इसमें तैनात हैं। और श्रीलंका की तरफ से इसमें हैं जैसे गश्ती में जहाज सयूरा और प्रशिक्षण पोत गजबाहु, ये किसकी तरफ से हैं? श्रीलंका की तरफ से हैं। तो यह सीधे सीधे याद रख रहे हैं, आप लोगों से पूछ लेगा स्लाइनेक्स क्या है, किन दो देशों के बीच में यह सैन्य अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है, सीधे प्रश्न आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन मेडागास्कर। दोस्तों यह देश दिख रहा है मेडागास्कर, यहां पर देखिए ये डॉट 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 करके दिख रहा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा। देखिए यह न्यूज है कि फर्स्ट हिंदू टेम्पल वहां पर स्थापित हो रहा है, चूंकि वहां पर गुजराती मूल के लोग यानी 18वीं शताब्दी में नाव से, छोटी नाव से गए थे और वहां पर रुक गए। आज 20,000 से ज्यादा भारतवंशी वहां पर पाए जाते हैं और यहां की आबादी 26 लाख है। दोस्तों 1960 में मेडागास्कर आजाद हुआ था, यहां पर फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, फ्रांसीसियों से मुक्त हुआ था। अब यह एक लोकतांत्रिक देश है, कौन? मेडागास्कर। और यहाँ की लैंग्वेज मालागासी, इसका पुराना नाम मालागासी था ही, यहाँ के निवासियों को मालागासी कहते हैं। और दोस्तों यहीं पर देख लीजिए मानचित्र के आधार पर मोजाम्बिक चैनल, सीधे पूछ लेगा मोजाम्बिक जल संधि या मोजाम्बिक चैनल किसको किसको अलग करता है? तो ये मोजाम्बिक देश है, इसकी राजधानी मापुतो है, और मेडागास्कर दोनों को अलग कर रहा है और इसकी राजधानी अंतानानारावियो है। याद हो जाएगा दोस्तों। और मकर रेखा गुजर रही है, यानी अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर लाइन। तो यहां पर आप देख सकते हैं MMSBN, याद हो जाएगा आपको। यानी सबसे पहला क्या है? मेडागास्कर, फिर मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया। तो देख रहे हैं ना, यह देश क्या है? मकर रेखा इन देशों से, अफ्रीका महाद्वीप के इन 5 देशों, मेडागास्कर इसकी राजधानी अंतानानारावियो है, और दूसरा क्या है? मोजाम्बिक, यहां पर दिख रहा है ना देश, इसकी मापुतो है, साउथ अफ्रीका की स्वाने है, बोत्सवाना की गैब्रोने है, और नामीबिया की विंड होक है राजधानी। दोस्तों देखिए राजधानी कभी भी एक साथ मत याद करिएगा, ऐसे ही न्यूज में पढ़ते रहा करिए आप। मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन न्यूज़पेपर पढ़िए, कम से कम 10 राजधानियां आपको याद हो जाएंगी और यह कभी भूलेगा नहीं। तो यह ध्यान रखेंगे। तो यह खबर तो बहुत, मतलब कह सकते हैं कि हिंदू मंदिर, अब इससे क्या होगा कि भारत और मेडागास्कर के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापारिक संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी। दोस्तों यहां पर ज्यादातर क्या है? गुजराती मूल के लोग हैं। वो लोग छोटी नाव से 18वीं शताब्दी में आए थे, 18वीं शताब्दी में मेडागास्कर आए थे, और यह पहला हिंदू मंदिर होगा अगर तैयार हो जाता है तो।
ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो यह महत्वपूर्ण है। और अगला टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं स्पेस जंक, यानी कह सकते हैं कि स्पेस जंक का मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष में मलबा। ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है और बाल बाल बचा है, कह सकते हैं, नहीं तो अंतरिक्ष में यह बहुत बड़ी समस्या लेकर के आ सकता था। अंतरिक्ष से कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर है, चूंकि टकराने से बच गया, यानी स्पेस जंक कोलिजन है, इस यह होते होते रह गया, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि यह अच्छी खबर है अंतरिक्ष के लिए। यानी अंतरिक्ष में मलबा, जिसे क्या कहते हैं, स्पेस जंक कहते हैं, याद रखिएगा। अंतरिक्ष पे मलबा, जैसे अपने यहाँ रोड पर मलबा पड़ा रहता है, तो इस तरह से अंतरिक्ष में भी अब प्रदूषण फैल रहा है। तो इस तरह से रूसी सैटेलाइट और एक निष्क्रिय चीनी रॉकेट के बीच संभावित टक्कर का खतरा टल गया है। तो स्पेस जंक को ट्रैक करने के लिए कैलिफोर्निया की कंपनी है, याद रखना, ये भी याद रखना। कैलिफोर्निया कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है दोस्तों। तो इस लियो लैब्स कंपनी का नाम क्या है, और ये काम ही यही करती है, ट्रैक करती है, ध्यान रखिएगा। तो इन दो ऑब्जेक्ट को टक्कर होने पर कई सैटेलाइट को नुकसान हो सकते थे, लेकिन एक दूसरे से बगल से गुजर गया। और ये बहुत, अगर सोचिए, अगर आपके मन में आ रहा होगा कि अगर ये टक्कर हो जाती तब क्या होता, तो लियो लैब्स ने ये कहा है कि रूसी सैटेलाइट और निष्क्रिय चीनी रॉकेट का जो संयुक्त द्रव्यमान लगभग कितना है, यानी 2800 किलोग्राम, सॉरी 2800 किलोग्राम, ये ध्यान रखिएगा, किलोग्राम है। Space.com ने भी ये बताया है कि दोनों ऑब्जेक्ट की आपस में टक्कर हो जाती तो मलबे का एक विशाल क्लाउड बन जाता, बादल बन जाता, क्योंकि वे 52,950 यानी 52,950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। और अभी फ्राइडे को ही 12:56 यानी GMT पर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बड़े करीब हो गए थे, जिसकी वजह से वैज्ञानिक बहुत ज्यादा चिंतित थे। अगर ये टकरा जाते तो अंतरिक्ष में काफी, कह सकते हैं, इम्बैलेंस हो जाता। तो स्पेस में बहुत सारा कचरा मौजूद है, यह याद रखें कि बहुत ही अच्छी खबर है कि आपस में ये टकराए नहीं। और इन दोनों ऑब्जेक्ट को नाम दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, कॉस्मोस 2004, और दूसरे का नाम है CZ4CRB, ध्यान रखेंगे। और इस तरह से कह सकते हैं कि अब कॉस्मोस 2004 अभी भी बरकरार है कि वर्तमान में अंतरिक्ष में एक 10 सेंटीमीटर से बड़ी 34,000 वस्तुएं मलबे के रूप में घूम रही हैं। सोचिए, जैसे हमारे देश में नीचे कचरा कितना रोज इकट्ठा होता है, इस तरह से 34,000 34,000 वस्तुएं यानी स्पेस जंक के रूप में घूम रही हैं। तो यह बहुत ही, तो स्पेस जंक समझ में आ गया आप लोगों को। और यहीं पर एक फैक्ट और याद रखना, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट 1957 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद से विभिन्न देशों की ओर से कई हजार उपग्रह भी भेजे जा चुके हैं। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां ऐसे मलबे पर नजर रखती है, फिर भी इनकी बढ़ती तादाद को देखते हुए इन्हें ट्रैक करना एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। यदि यह मलबा आपस में टकराता है तो इससे अंतरिक्ष में स्थापित जो सैटेलाइट हैं, एकाएक सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और स्थापित सैटेलाइट को बहुत क्षति पहुंच सकती है। अब हम बात करेंगे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में ऐश्वर्या श्रीधर। यह यंग लेडी बहुत ही, कह सकते हैं, भारत को गौरवान्वित किया है। 23 वर्षीय ऐश्वर्या श्रीधर, इनका नाम सीधे सीधे याद रखना, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली यह युवा भारतीय महिला पहली महिला बन गई है दोस्त। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों से 50,000 प्रविष्टियों के बीच इन्होंने जीत हासिल की है। तो बहुत ही गर्व की बात है। केवल 100 छवियों को शॉर्टलिस्ट किया गया इसमें से, और बिहेवियर इनवर्टिब्रेट श्रेणी में अपनी तस्वीर के लिए इनको, जैसे पूछ लेगा किस श्रेणी में इनको, तो बिहेवियर इनवर्टिब्रेट। और घोषणा लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में की गई। लंदन कहाँ है? ब्रिटेन की कैपिटल है, जो कि थेम्स नदी के किनारे बसा है। तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन, और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 56 वर्ष है। तो यह महत्वपूर्ण था। अब बात करते हैं बैंक एवं वित्त संबंधी समाचारों में। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जियो प्लानिंग टू सेल 5G स्मार्टफोन एट 2,500 to 3,000 पर पीस। सोचिए, 5G टेक्नोलॉजी, इतनी महंगी टेक्नोलॉजी है, यानी 5G स्मार्टफोन को 5,000 रुपए से भी कम कीमत पर लाने की तैयारी में कौन है?
जियो यानी रिलायंस कंपनी, मुकेश अंबानी इसके चेयरमैन हैं। तो ये कंपनी इस फोन को बेचने के लिए 20 से 25 करोड़ मोबाइल यूजर को, मतलब फोन यूजर को टारगेट करेगी। वर्तमान में 2G कनेक्शन का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको 5G कनेक्शन की बात की जा रही है। अब यहीं पर फिर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये 5G क्या है। तो 5G नेटवर्क क्या है? तो 5G नेटवर्क का मतलब है कि 5वां जनरेशन, 5th जनरेशन। अभी हम लोग 4 जनरेशन का यूज करते हैं। तो 5G को इस तरह से समझिए कि 4G नेटवर्क की जो स्पीड है उसका 100 गुना तेज होगा। जैसे आप देखिए, आप जैसे YouTube क्लासेस देख रहे हैं, उसको डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब सेकंड भी नहीं लगेगा, डाउनलोड हो जाएगा। यानी 4G की तरह ही 5G भी उसी मोबाइल नेटवर्किंग प्रिंसिपल पर आधारित है। और 5वीं पीढ़ी का जो वायरलेस तकनीक है, अल्ट्रा लो लेटेंसी, यानी आपके फोन और टावर के बीच सिग्नल की स्पीड और मल्टी Gbps डेटा स्पीड पहुंचाने में यह सक्षम होगा। और यह एक सॉफ्टवेयर आधारित नेटवर्क है जिसे वायरलेस नेटवर्क की स्पीड और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए डेवलप किया गया है। और यह तकनीक डाटा क्वांटिटी को भी बढ़ाती है जो वायरलेस नेटवर्क को ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो यह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यह टेक्नोलॉजी आएगी तो इससे और तेजी से उत्तरोत्तर विकास होगा हम लोगों का। अब 5G स्मार्टफोन, ये चूंकि महंगी तकनीक है इसीलिए इससे लोग थोड़ा कतरा रहे हैं। अब सोचिए, इसकी शुरुआती कीमत 27,000 रुपए है। बड़ी बड़ी कंपनियां ला रही हैं फोन, शाओमी है, रियलमी, ओप्पो, वीवो, एप्पल, सैमसंग 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर रही हैं जिनकी कीमत बेहद ज्यादा है। ऐसे में जियो का यह कम कीमत वाला 5G स्मार्टफोन पूरे मार्केट में तहलका मचा देगा। और दोस्तों, कुछ ही दिन पहले अभी गूगल के साथ, गूगल ने इसमें निवेश किया है, जियो में $4.5 बिलियन का निवेश किया है। और रिलायंस के चेयरमैन का एक कहना भी है कि जियो ने गूगल से एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए पार्टनरशिप की है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जियो का ये सस्ता स्मार्टफोन कौन बनाएगा? गूगल की साझेदारी में ही लॉन्च किया जाएगा। और गूगल तो आपको पता ही है, यह अमेरिकी कंपनी है। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया में ही है। सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं, भारतीय मूल के, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसके संस्थापक सर्गेई बिन और लैरी पेज। ये सब फैक्ट हैं, इनको सुना करिए और नोट डाउन कर लिया करिए। कौन थे संस्थापक? सर्गेई बिन और लैरी पेज। पुस्तकें और पुरस्कारों में आज भी हमने पुस्तक लिया है, बुक टाइटल्ड ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा, ए जर्नी टू द ईस्ट। यहां पर देख रहे हैं पुस्तक का यह मेन पृष्ठ है और यह लॉन्च्ड बाय जगदीप धनखड़। ये कौन है साहब? तो ये वेस्ट बंगाल को गवर्नर हैं, ये भी याद रखिएगा। ऑथर कौन है? तो दीपांकर एरोन है, एन इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, यानी भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं दीपांकर एरोन, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और यह प्रकाशित कौन कर रही है? तो पब्लिश्ड बाय नियोगी बुक्स, यानी पूछ लेगा किसके, कौन पब्लिश कर रहा है? तो नियोगी बुक्स, ध्यान रखेंगे। और यह पूरी तरह से दीपांकर एरोन ने इस पुस्तक में फोटोग्राफी और यात्रा के लिए अपने, मतलब कह सकते हैं फोटोग्राफी, ट्रैवल, इन सब को इसमें चित्रित किया है। इसमें पूरा जो है अक्षरशः बात की गई है। और यह प्राचीन भारत की, यह पुस्तक प्राचीन भारत की खोज करती है जो चीन की परंपराओं, कला, वास्तुकला में संरक्षित है। मंगोलिया, कोरिया, जापान, शाओलिन मंदिर और मार्शल आर्ट, ये भारत के 2 भिक्षुओं का योगदान भी इसमें शामिल है। तो बहुत ही सुंदर यह लिखी गई है, याद रखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं खेल समाचारों की। तो इंडिया इन एशियन ऑनलाइन चेस क्वार्टर फाइनल, तो यह जो है चल रहा है मैच। और इसमें बहुत ही अच्छी खबर नहीं आई थी, लेकिन फिर भी भारतीय जो पुरुष टीम ने रविवार को एशियाई ऑनलाइन नेशंस कप टीम चैंपियनशिप के प्रारंभिक दौर में 6ठे स्थान के साथ क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्योंकि दिन मिला जुला रहा, मुकाबले में कह सकते हैं कि एक ड्रा रहा, एक हार भी मिली और एक जीत हुई। और याद रखिएगा कि भारतीय टीम 23 अक्टूबर को अंतिम 8 चरण में किसका? मंगोलिया का सामना करे। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। तो सूर्य शेखर गांगुली अगुवाई वाली भारतीय टीम को 7वें दौर में फिलीपींस से हार झेलनी पड़ी थी। बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने अच्छी जीत दर्ज की और ऑस्ट्रेलिया के साथ ड्रॉ हो गया, ये ध्यान रखिएगा। और ईरान इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर है 15 अंकों के साथ। और इसी तरह से बात की जाए
तो फिलीपींस दूसरे स्थान पर है, मंगोलिया तीसरे स्थान पर है और इसका फाइनल 25 अक्टूबर को खेला जाएगा। यही पॉइंट इसमें हमने दिया है। और यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, जैसे कभी कभी आप लोगों से सीधे प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी शतरंज से संबंधित है, तो शतरंज के व्यक्तित्व से संबंधित ऐसे एक लिस्ट बना लीजिए। नेशनल और इंटरनेशनल शतरंज के खिलाड़ी जैसे गैरी कास्परोव का नाम सुना होगा, विश्वनाथन आनंद, व्लादिमीर क्रैमनिक, कनेरू हम्पी, हरिका द्रोणवल्ली अपने देश के, पी हरिकृष्णा, निहाल सरीन, रमेश बाबू प्रागनंदा और ये सूर्यशेखर गांगुली। तो ये सारे नाम एक जगह लिख लिया करिए। ये अक्सर जो है मिलान करने को आ जाता है, व्यक्तित्व, खेल व्यक्तित्व में प्रश्न आ जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का आगामी परीक्षा, एनटीपीसी, रेलवे, इन सब में यह बहुत ही हेल्प करेगा। वैज्ञानिक खोज से प्रश्न सीधे सीधे पूछ लेगा। तो आनुवंशिकता का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल, किस पर, मटर के बीज पर किया था ग्रेगर जॉन मेंडल। यह मरने के बाद इनको मतलब प्रसिद्धि मिली इनके, यानी इन्होंने खोज की थी तब कोई ध्यान ही नहीं दिया, 30 साल बाद इनका ध्यान आया। जेनेटिक कोड तथा कृत्रिम जीन, हरगोविंद खुराना को, इनको जो है याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1913, फिर 1930, ऐसे याद कर लीजिए। फिर जो है 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को, इस 1930 में सीवी रमन को, फिर 1968 में इनको मिला था हरगोविंद खुराना को, फिर इसी तरह से मदर टेरेसा को 1979 में मिला था, फिर 1983 में सी सुब्रमण्यम को मिला था। तो यह एक जगह बना लीजिए कि अभी तक भारतीय मूल या भारतीयों को किनको किनको नोबेल पुरस्कार मिला है। रिवॉल्वर, इसकी खोज कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सैमुअल कोल्ट। डायनमो, माइकल फैराडे। टेलीविजन, जेएल बेयर्ड। डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल साहब। सोचिए, उन्हीं की याद में शांति पुरस्कार दिया जाता है, उनको पता ही नहीं था कि यह विध्वंस के काम आ जाएगा। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी। नेक्स्ट है सौर मंडल, सोलर सिस्टम, कॉपरनिकस। ग्रहों की खोज केपलर, वायुयान, राइट बंधु लोग। पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ की आवर्त सारणी सुना होगा। विकास का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन। फाउंटेन पेन, लेविस वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कार रोमानियाई आविष्कारक पेट्राक पायनारू ने किया था 1827 में, लेकिन बाद में अमेरिका के लुइस वाटरमैन ने फाउंटेन पेन की डिजाइन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए और बेहतर फाउंटेन पेन बनाया। तो इस तरह से 1884 में इन्होंने इसको पूरा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण रूप से इसको कह सकते हैं बेहतर बनाया फाउंटेन पेन को, तो इसलिए यहां पर दिया गया है। टेलीस्कोप, गैलीलियो, नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, ई फर्मी। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा अंतिम सेक्शन होता है प्रैक्टिस सेशन का, और आप लोग खूब अच्छा उत्तर दे रहे हैं और आज तो मैंने देखा कि आधा घंटे में ही आप लोगों ने उत्तर दे दिया। और इसमें जो महत्वपूर्ण रहे हैं उत्तर देने वाले वही नाम, 2 नाम तो लगातार चर्चा में बने हुए हैं, सारा आनंद, ज्ञान रंजन साहू, पूरब आशा और विक्की तथा अभिनव। तो ये लोग बहुत जल्दी से उत्तर दिए हैं और फटाफट आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिए। जैसे ही देखिए आप उत्तर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम इज बीइंग रन इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी स्टेट, यानी यह किस राज्य में चलाया जा रहा है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? हमने कंटेंट में से ही लिया है प्रश्न को, आपको बताना है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस किस देश की सहायता से बनाई गई है? रूस, अमेरिका, इजराइल या फ्रांस? नेक्स्ट है, बेरोजगारी दर में सबसे कम किस राज्य की है? तो विच स्टेट हैज द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्रीज? छत्तीसगढ़, आसाम, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? इसमें से आपको उत्तर देना है। और स्लाइनेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हो रहा है? इंडिया श्रीलंका या इंडिया मालदीव या श्रीलंका सिंगापुर या सिंगापुर इंडिया? ध्यान रखना है दोस्तों, इन्हीं चारों में से आपको उत्तर देना है। मेडागास्कर की राजधानी क्या है? दोस्तों ये चारों राजधानियां आपको याद रखना है। पोर्ट लुइस, डकार, नैरोबी कीनिया की राजधानी है, सारी नहीं बताऊंगा, आप लोगों को इसी में बताना है। अगला है, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 कब लॉन्च किया गया था? 1957 में, 1958 में, 1960 में या 1965 में? तो इन्हीं में से उत्तर आपको देना है। रिलायंस के चेयरमैन कौन हैं? नीता अंबानी, अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी? दोस्तों ये बहुत सरल प्रश्न है। अक्सर आपकी परीक्षाओं में ऐसे सरल प्रश्न फेंक दिए जाते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे इसका उत्तर दें। अक्सर जल्दबाजी में लोग अंबानी देखा, चारों अंबानी है,
उल्टा पुल्टा करके चलाता है। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रश्न कभी गलत नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न गलत होने का मतलब है कई हजार बच्चों से आप, तो सरल प्रश्न सभी के लिए सरल है और कठिन सभी के लिए, तो कोशिश करिए कि सरल प्रश्न ना गलत करें आप लोग। तो इसमें से आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है दोस्तों। नेक्स्ट है ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा ए जर्नी टू द ईस्ट। पुस्तक के लेखक कौन है? दीपांकर अरोन, अमीश त्रिपाठी, सलमान रुश्दी या संजय बारू। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली पहली और सबसे युवा भारतीय महिला कौन बन गई हैं? अनीता श्रीधर हैं या ऐश्वर्या श्रीधर हैं या सीमा चौहान या सृष्टि जैन? इसी में से आपको बताना है। नेक्स्ट है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? लेविस वाटरमैन, पैट्रैक पायनारू, लादी सालो जोस बेरो, जैन जैकब लाउड। दोस्तों ये सब पेन और स्याही से ही संबंधित हैं, देखिएगा इनको। तो इस तरह से उत्तर देने का प्रयास फटाफट करिएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का भी वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।